नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी आज थोड़ा लेट हो गया, मार्केट में 12 बज गए हैं, तो मतलब आधा सेशन तो मार्केट का खत्म हो गया है 50%। और जो एक मूवमेंट था मार्केट का वो भी हो गया है। और मार्केट का सही टाइम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में या इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 10 बजे के बाद है, 11 बजे तक भी सही है। 12 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट में लेट हो जाते हैं आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं, बिना कोई लेक्चर दिए, बिना कोई ज्ञान दिए हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, उसका मूवमेंट पहचानना, डायरेक्शन पहचानना और स्ट्रेंथ पकड़ना। कि भाई ठीक है, मैं ये जान लिया कि SBIN क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ क्या है। ऐसा है अगर ऊपर जा रहा है तो ये हो सकता है कि ऊपर ही जाए, या तो कंसोलिडेशन करे, रेजिस्टेंस भले मजबूत है। देखो मार्केट में बायर और सेलर का जो सेंटिमेंट होता है, जो मैं आपको बताता हूं मार्केट में, कि एक होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, या नीचे जाता है तो ऊपर की ओर रिवर्सल करने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आते हैं ऐसे स्टॉक, ऊपर जा रहे हैं तो भले उसमें पीसीआर गिरे, यानी रजिस्टेंस मजबूत हो, तो मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन भले कर जाएगा। मतलब या तो उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, और हल्का से भी छूटेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। देखो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए दो टॉपिक जानना जरूरी होता है, डाटा रीड करना एंड आपका प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन का काम बस बेसिक सा है, आपको एंट्री सही जगह पे करवाना और आपको टारगेट सही एग्जैक्टली दिलवाना। लेकिन वो टारगेट बड़ा रखना है छोटा रखना है, वो आपको डाटा ही डिसाइड करना होगा, डाटा से ही डिसाइड करना होगा। डाटा में आपको दो चीजें देखना है, कौन कौन से, सेलर को और बायर को। ठीक है, यानी सेलर को हम बोलते हैं पीसीआर एंड बायर को हम बोलते हैं सीपीआर। अब मैं बिना डीप में नहीं जाऊंगा, इसको तो मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता के ही रखा है, सेलर को पीसीआर और बायर को सीपीआर। सेलर दो टाइप के होते हैं, एक कॉल सेलर होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये सब मैं बिना टॉपिक पे चलता हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो, एज अ हम चार्ट को कितना परसेंट इस पे ध्यान देना है। देखो चार्ट आप एज अ एक मॉनिटर की तरह है, बस आप इस पे देख रहे हो कि मार्केट की चाल कैसे है, ठीक है, चल कैसे रहा है। ये एक मॉनिटर है, आपका स्क्रीन है देखने के लिए मार्केट की कैसा मोमेंटम है। अब मार्केट में हमें ये देखना है सिम कि अगर इस मॉनिटर पे मार्केट ऐसे चल रहा है तो इसके पीछे के इसमें क्या डाटा, ये सीपीयू है मानी, यानी ये ऑप्शन चेन है, ये इसमें क्या डाटा है, इसमें ये बता रहा है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो हाँ ये आने वाले समय में ऊपर जाएगा। लेकिन चार्ट में तो यही पता चला कि अभी यह है, हो सकता है रिवर्स कर जाए। तो मार्केट में हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए यही ऑप्शन चेन देखना है। अब देखो कॉल्स एंड पुट्स, तो सिंपली यहां पे हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। देखो जैसे मैं क्या बोलता हूँ, वोल्टस है, अब वोल्टस में क्या करना है, देखो वोल्टस का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हाफ हाफ है, तो मैं कहता हूं इस पर ट्रेड स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हम। पावर ग्राइड है, पावर ग्राइड में जो स्टॉक है ये हल्का फुल्का नीचे आया होगा, लेकिन इसमें देखो आप बोलते हो ना, कोई आपको बोलता है, देखो धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा, जो क्रेज 2020 में 19 में प्राइस सेक्शन का था ना, डबल, आप कहीं भी सुनते होगे तो डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड एंड शोल्डर, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जितने भी प्राइस सेक्शन टूल्स हैं या प्राइस सेक्शन चीजें हैं, बहुत सुनने को मिलते थे। ऐसा लगता था प्राइस सेक्शन सीख लो, मार्केट सीख ले। बट आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे दिन, मतलब अभी 4 साल 5 साल में इतना डिफरेंस है कि लोग प्राइस सेक्शन क्या है भूले जा रहे हैं, बस एक ट्रेंड लाइन खींच ले रहे हैं, बस एक नेक लाइन खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना कि इस स्टॉक में आप कोई भी प्राइस सेक्शन का आपका डाटा मिल जाए। ठीक है, जैसे प्राइस सेक्शन में इसमें चाहे आपको डबल बॉटम ही क्यों ना बन जाए, चाहे हेड एंड शोल्डर ही क्यों ना बन जाए, चाहे जो भी मिल जाए, ये स्टॉक ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, मतलब बोथ साइड मूवमेंट करेगा, किसी भी तरफ का वन साइडेड मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ दोनों साइड की है और किसी भी तरफ के काउंटर के पैसेंजर इसमें बैठ ही नहीं रहते। इस पर कितना भी आप प्राइस सेक्शन यूज कर लो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपके माइंड में होता है यार, कभी कभी प्राइस सेक्शन तो बहुत अच्छा वर्क करता है, कभी कभी फेल हो जाता है। फेल तब हो जाता है जब आप डाटा के अगेंस्ट जाते हो। एग्जैक्टली ये देखो, जैसे अब ये है मार्केट, अब ध्यान समझिए कि 9:15 बजे हैं, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इधर भी ट्रेड लोगे स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा, कुछ भी आप इस पे यूज करो। तो जिस दिन आप साथ में डाटा और प्राइस एक्शन दोनों को मिला के ट्रेड करने लगोगे, उस दिन आपको वन साइडेड स्टॉक, तरफा स्टॉक मिल ही जाएगा। अब सबसे पहली चीज, मार्केट अभी बहुत साइडवेज में है। अगर होल मार्केट के देखो तो सेंसेक्स क्या कर रहा है, नीचे गिर के कंसोलिडेशन कर रहा है। निफ्टी 50 देखोगे तो क्या कर रहा है, नीचे गिर के कंसोलिडेशन कर रहा है। कोई भी स्टॉक देखो सब साइडवेज है, पूरा होल मार्केट साइडवेज है। अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आपको और डीप में नॉलेज चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी है, हम आज सीधा ट्रेड लेंगे। अब ये दो स्टॉक में एक स्टॉक हमें पिक करना है जो वन साइडेड है, जो एक तरफा है, जिसमें स्ट्रेंथ हो, मतलब एक ही साइड चला, अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाए, नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है। बाई चांस अगर सेलर मजबूत होते तो वो कंसोलिडेशन उसी प्राइस में कर जाए, लेकिन हमारे अगेंस्ट ना जाए, ऐसे स्टॉक पिक करना है। तो ऐसे स्टॉक पिक करने के लिए हमें 200 स्टॉक में से एक स्टॉक तो ऐसा हमें मिल ही जाएगा। तो यही हमें इसमें से फिल्टर करके निकालना है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है। तो 200 स्टॉक का डाटा देखना होगा।
तो सिंपली जैसे मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया है सेक्टर, तो आज अगर देखोगे तो कोई खास स्टॉक चला नहीं। आईटी सेक्टर देखोगे तो 0.92%, मात्र 0.92% चला है। एंड केमिकल 0.13%, और बेरिस में भी कोई खास स्टॉक नहीं चले हैं। अगर आप कोई खास चला है तो फार्मा गिरा है सबसे ज़्यादा, बाकी और कोई भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब आईटी सेक्टर भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कोई भी 1% से ज़्यादा कोई भी सेक्टर नहीं चला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हमारे पास ये टोटल एफएनओ के स्टॉक हैं, जिसके पास हमारे पास सारी चीज़ें, सारा डाटा अवेलेबल है। अब जैसे कि पीसीआर ये है, सीपीआर क्या है आपको पता ही है, एलटीपी चेंज क्या है आपको पता ही है, एंड चेंज ये तो नॉर्मल चीज़ें, वॉल्यूम चेकर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें ऐसे डाटा देखना होता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे वाई लाइनर पे चलना होगा। वाई लाइनर के एक नियम है, हमेशा चाहे आप वाई लाइनर पे देखो या कहीं भी देखो, जब आप किसी भी स्टॉक का डाटा चेंजेस देखते हो या डाटा देखते हो, तो उसमें हमेशा 940 के बाद, 940 के बाद का डाटा देखना जरूरी होता है, वो आपको एग्जैक्ट डाटा बताता है। तो देखो यहाँ पे टीसीएस में पीसीआर बढ़ रहा है, तो हमेशा देखो मार्केट वगैरह इसको 940 पे लगाओ। 940 पे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पीसीआर बढ़ रहा है, चलो सेलर तो इंटरेस्टेड है। अब हमें बायर भी देखना होगा कि भाई बायर क्या कर रहे हैं। देखो आपको क्लासेस में कहीं भी सिर्फ पीसीआर के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं ही सिर्फ एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीपीआर के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बस में जितना इंपॉर्टेंट पैसेंजर का होता है, एक बस में चलने के लिए उसको पैसेंजर की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट को चलने के लिए बायर की जरूरत होती है, तो सीपीआर ही तो बायर है। एंड लास्ट तक बने रहिए, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनली टीसीएस की अगर बात करें तो देखो मार्केट नीचे जाके कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड बायर तो इंटरेस्टेड है, थोड़ा बहुत डाउन गया है, लेकिन इसमें सेलर इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा है। सॉरी ये निफ्टी 50 का लग गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, टीसीएस की हम बात कर रहे हैं। टीसीएस में पीसीआर तो कांटिन्यू है, सीपीआर अगर 940 पे लगाएं तो ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है। अब टीसीएस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे लगाएंगे। चार्ट पे अब देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है इस पर, क्या क्या, टीसीएस वाई लाइनर पे देखोगे तो 940 पे, देखो ऐसे डाटा आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है सीधा, हमेशा इसको 940 पे लगाओ। ये अब एग्जैक्टली डाटा आपको मिला। पीसीआर देखोगे तो हमेशा ये एग्जैक्टली 940 के बाद कंटिन्यू ग्रीन लाइन बढ़ रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। देखो टीसीएस में 0.66 है, मतलब 70 के नीचे है पीसीआर, तो थोड़ा मार्केट को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा मशक्कत करके। मतलब कैसे कि आप आगे की ओर चलेंगे, लेकिन आपको रोका जाएगा पीछे को, तो मतलब आप चलेंगे तो जरूर आगे की ओर, लेकिन काफी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जाने के लिए। एंड वॉल्यूम सीपीआर 2.21 का है, मतलब 2 एबव स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ तो अच्छी है। वॉल्यूम चिकन में 0.09 का है, 0.01 का पीसीआर है। तो टीसीएस में अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत पड़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल जोन परफेक्टली रहेगा। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है ये चीज़ को, थोड़ा सा इसको नीचे स्लाइड कर, नहीं थोड़ा सा तो ऊपर ही रखना पड़ेगा, या तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन, नहीं ये वाला नहीं, यही ठीक रहेगा हॉरिजॉन्टल जोन, ये वाली कैंडल्स का बॉडी। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब बात करते हैं हम एक नेक लाइन की, तो ये हमारी हो जाएगी नेक लाइन। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की, क्या हम इस पर टीसीएस में ट्रेड कर सकते हैं। ओके ये गैन का सर्वर, हाँ चलो हो तो गया। अब टीसीएस का हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा, ओके गैन कैलकुलेटर का हॉरिजॉन्टल जोन पर प्राइस हमारा 3507, 3507 हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है, 3507। और कैलकुलेट करेंगे तो गैन के कहना है कि 3510 पे जाएगा, तो 35 ट्रेड लेके 3523 का टारगेट, तो 3523 का टारगेट, तो 3523। देखो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया ना कि गैन की प्राइस में एक बार चला जाए, तो गैन का कहना है कि 3510 पे जाएगा, तो आप ट्रेड लेके 23 का टारगेट ले सकते हो। क्या 23 का टारगेट, तो गैन कैलकुलेटर 10 पे जाके होके 19 तक जाके वापस आ गया, तो मतलब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो चला ही गया है, तो मतलब गैन के हिसाब से तो बाइंग हो ही गई है, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूं। और इसमें देखो अगर हम बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर इतना अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं भी हो लास्ट टाइम में, तो कंसोलिडेशन कर जाएगा, तो इस पर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली टीसीएस में टोटल 100 क्वांटिटी बाय कर लिया है, एंड 70,266 रुपए का फंड लगा, 70,000, थोड़ा सा आज ज़्यादा फंड यूज किया है। हर रोज 40 से 50,000, 40 से 60,000 के बीच में यूज करते थे, लेकिन आज 70,000 का फंड यूज किया है, टोटल 100 क्वांटिटी। अब बाइंग प्राइस हमारी यही है 3313 के आसपास। और अब बात कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट की, तो हम टारगेट क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 3321 का। देखो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो मेरे हिसाब से टारगेट 3320 का रहेगा, गैन प्राइस सेक्शन के हिसाब से। जो हमने जब क्लासेस में पढ़ा तो दो चीजें पढ़ा है टारगेट लेना दो तरीके से, एक तो प्राइस सेक्शन के तरीके से, गैन कैलकुलेटर के हिसाब से। प्राइस सेक्शन कैसे, वन डे टाइम फ्रेम में कैसे टारगेट सेलेक्ट करना है, तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 20 का है। तो देखो अब रीजन क्या है, टारगेट हमें छोटा ही मिल रहा है,
बहुत छोटा मिल रहा है, क्योंकि अगर 100 क्वांटिटी बाय तो हमारे 13 मात्र 7 पॉइंट का टारगेट है, ऐसा क्यों है? और गैन के हिसाब से बहुत छोटा टारगेट मिल रहा है, 3523 का है। तो हम गैन का ही रखते हैं, 3523, 3510 को ब्रेक करके तो 3523 का, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है ही है। तो 3523 यही टारगेट रखते हैं हम। कम से कम यहाँ से 10 पॉइंट का तो टारगेट मिलेगा हमें। तो ये मेरा टारगेट पॉइंट है ये। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। मैंने ट्रेड ले लिया है एग्जीक्यूट। तो फाइनली बार बार इस रेजिस्टेंस को झेल रहा है, लेकिन मार्केट में जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं है, सेलर भी इंटरेस्टेड हैं। तो एक चीज़ से हमें ये चीज़ है कि चलो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या, मार्केट में कंसोलिडेशन करेगा, इस रेंज पे आएगा। तो अभी हमारे पास समय है काफ़ी, 1.5 घंटे से ऊपर का समय है। तो रेजिस्टेंस तो हमारा 3518 का है एंड टारगेट ये 23 का है। तो यहाँ तक तो जा ही रहा है बार बार, एक बार ब्रेक करेगा तो जल्दी ही मूव। तो फाइनली 19-20 चल रहा है और 3 पॉइंट बचा है, और लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लोग जो भी खरीदे हैं नीचे से खरीदते आ रहे हैं, अभी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो और 2:15 बज रहे हैं, मतलब हमारे पास 40-45 मिनट का समय भी है। तो मेरे हिसाब से 19-20 चल रहा है, तो यहाँ पे एक पोजीशन में मुझे कट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई डाटा दिख गया कि नीचे जाएगा, जा भी सकता है, ऊपर भी जा जाएगा, लेकिन क्या मतलब 3 पॉइंट के लिए रिस्क लेना, और 3 बज ही रहे हैं, तो लास्ट तक बने में इसमें। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने पोजीशन कट कर दिया। याद होगा हमने 12-13 पे बाई किया था, और मैंने एक्जैक्टली 19.18 पे मैंने एग्जिट किया, और लास्ट हाई ये 19.80 तक गया, और पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ 3 बजे के बाद। सो फाइनली जो हमने टीसीएस में ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेशन भी करता रहा। अभी मार्केट क्लोज दे दिया। याद होगा हमने यहाँ पे पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, और थोड़ा सा सीपीआर भी घटने लगा था, पीसीआर भी घटने लगा था। मतलब अब देखो मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा, लास्ट टाइम में थोड़ा सा लोग पोजीशन कट करेंगे, यानी प्रॉफिट जो इंट्राडे में बुक लोग ट्रेड लिए तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो फॉल करेगा मार्केट। तो बाकी फॉल नहीं किया, वो कैसे कंसल्टेशन किया, और हमने ट्रेड यहाँ पे उसके बाद नीचे गया, जाके टारगेट दिया, फाइन टारगेट दिया। लेकिन हम तो वन साइडेड, मेरा तो कहना यही है आपसे कि आप ट्रेड वन साइडेड लो। आपका टारगेट भले ना दे, लेकिन एसएल भी ना दे, चाहे वो कंसोलिडेशन करे या टारगेट। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इसमें रिवार्ड है, ओनली रिवार्ड है, बस रिस्क नहीं है,
तो उस दिन आपका डर ही निकल जाए। अब जैसे मुझे ये टीसीएस में पता है कि भाई क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मैं इसी रेंज में प्राइस में निकल जाऊंगा या तो टारगेट देगा, तो मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगेगा। तो मेन चीज़ तो ये, अगर आपको ये यार कहीं रिवर्स ना कर जाए, नीचे जा रहा है कहीं रिवर्स ना कर जाए, तो आप पे नहीं खोगे, आप एग्जिट करने की कोशिश करोगे। तो मैं यही कहता हूँ ना कि वन साइडेड स्टॉक ही पकड़ो जो एक तरफा हो, या तो ऊपर जाए या तो कंसोलिडेशन करें। तो सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पे शीट्स पे हमने ये स्टॉक पकड़ा था, ऐसे स्टॉक। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।